जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। क्लास 12th का जो हम लोग का टाइम टेबल नया वाला आया था, जो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड है, अगर आप लोग को नहीं पता है कि किस समय कौन कौन सी क्लासेस चल रहा है तो जाइए चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट को देखिए, उसमें टाइम टेबल अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए कौन सा क्लास कब कितने बजे चलता है। ठीक है, तो अभी 7:30 बजे पर डे हमारा जो है इस तरह से बटा हुआ है कि वीक के स्टार्टिंग का 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा जो है इकोनॉमिक्स है, और फिर लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा बीएसटी है। तो आज बीएसटी की क्लास होने वाली है। इसमें हम लोगों को वहीं से शुरुआत करना है जहां पर हमारा तबियत खराब होने से पहले हमने छोड़ा था, यानी पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, इसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, पहला चैप्टर में हम लोगों ने प्रबंध के बारे में लगभग सारी चीजें जान लिया, कौन कौन सा चीजें क्या है कैसा है, बेसिक सारा समझ लिया। तो प्रबंध एक विज्ञान भी है ना, आपने पढ़ा है कि प्रबंध कला में विज्ञान दोनों है, तो प्रबंध एक विज्ञान भी है। क्यों उसको विज्ञान कहा जाता है? क्योंकि उसमें सिद्धांत है। तो ये चैप्टर प्रबंध के सिद्धांतों के ऊपर ही बात करने वाला है। सिद्धांत दो है, अपना एक परंपरावादी है और एक जो है आधुनिक यानी वैज्ञानिक है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग को देखना है, लेकिन उन दोनों को किसने दिया, उसमें कौन कौन से सिद्धांत है, ये सब बातें आगे करेंगे। अभी हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के कुछ बेसिक जो है थ्योरी समझते हैं। सबसे पहली बात हो जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब देखिए, अर्थ जानने से पहले आपको जो है सिद्धांत जानना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। प्रबंध तो आप जान चुके हैं, प्रबंध में जो सिद्धांत प्रयोग होता है वो प्रबंध के सिद्धांत है, सिंपल सी बात है। लेकिन सिद्धांत होते क्या है, अगर ये समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका डेफिनेशन भी देने आ जाएगा। तो ठीक है, सिद्धांत होता क्या है कि सिद्धांत बनने से पहले इंसान के मन में पहले कोई सोच या विचार आता है। ठीक है, कि ये चीज इस प्रकार से करने पर ऐसा होता है ना बात। जैसे बहुत से मान्यताएं, बहुत से अवधारणाएं हम लोग के प्राचीन समय से चलते आ रहा, लोग मानते भी जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम बार बार लेते हैं, क्योंकि ये जनरली सब जगह होता है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ अपशगुन होगा, है ना बात, कुछ बुरा हो जाएगा, काम नहीं बनेगा, काम बिगड़ जाएगा, इस प्रकार के सोचे हैं। अब इस सोच या विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लोग उसकी आलोचना करते हैं कि भाई तुम गलत बोलो गलत बोलो। फिर इस सोच या विचार को अगर हम प्रूफ कर दें प्रैक्टिकल के द्वारा, यानी बार बार लोगों को जो अलग गलत बोल रहा है उसको बिल्ली से रास्ता कटवा के उसको काम करने के लिए भेजा जाए, और उसका काम अगर अपशगुन हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, प्रूफ कर दिया जा रहा है, तो अगर उसे जो है सभी जगहों पे प्रूफ कर दिया जाएगा तो यही सोच या विचार क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। ठीक बात, यही सोच या विचार सिद्धांत बन जाता है। क्लियर है? यानी सिद्धांत बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे साबित करना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं सिद्ध होता है, जैसे भगवान का कॉन्सेप्ट, उसे कोई सिद्ध नहीं करता लेकिन लोग मानते हैं, तो ये एक अवधारणा बन जाता है। जब खुद ही लोग मानने लगते हैं बिना कोई सिद्ध किए, तो अवधारणा या मान्यता वो कहलाने लगता है। बात समझे कि मान्यता है, अवधारणा है, उसको अपना मानने दो, सिद्धांत नहीं है। ठीक बात, सिद्धांत के लिए क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और उसे तब ज्यादातर लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये प्रबंध का सिद्धांत क्या है। सबको सिद्धांत समझ में आ गया? देख लीजिए प्रबंध का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रबंध का सिद्धांत उन आधारभूत तथ्यों को कहते हैं। देखिए, सिद्धांत एक्चुअल में आपको मार्गदर्शन का काम करता है कि इस चीज को करने पे ऐसा होगा। जैसे अगर आपको पता है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अपशगुन होगा, मान लीजिए ये सिद्धांत होता है, तो आप बिल्ली के रास्ता काटने के बाद अपना रास्ता बदल लेते हैं, उस रास्ते से नहीं जाते हैं। वो मार्गदर्शन कर रहा है ना, वो एक डायरेक्शन दे रहा है ना कि भाई अब ऐसे सिचुएशन में ये काम नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से सिद्धांत होते हैं ये बताते हैं कि इस सिचुएशन में इसी काम को करना है। तो इसीलिए सिद्धांत क्या करता है, सिद्धांत एक मार्गदर्शन का काम करता है। और किस तरह से सिद्धांत बताता है, एक बेसिक फैक्ट से, बेसिक ट्रुथ से, है ना बात। तो यहां पर ये बता रहा है कि सिद्धांत उन आधारभूत तथ्यों को कहते हैं, यानी एक बेसिक फैक्ट को कहते हैं जो क्या करता है, जो परिणामों का पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता है, जो ये बताता है कि परिणाम का पूर्वानुमान, कि परिणाम इसके बाद क्या होगा अगर ये स्टेप उठाएंगे। जैसे हमने बताया कि अगर वो सिद्धांत होता है बिल्ली वाला, तो आप अगर उस चीज को करेंगे तो बताता है पूर्वानुमान कि अगर इस चीज को पार करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, है ना बात। तो ये सिद्धांत हमेशा आपके परिणाम का पूर्वानुमान करके बता देता है कि भाई इस तरह से करेंगे तो आगे ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो पूर्वानुमान, ठीक है, का क्षमता रखता है। तथा क्या करता है, तथा जिसके मार्गदर्शन में प्रबंधक व्यवसाय की समस्याओं का समाधान करता है। अब क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रबंध के हिसाब से सोचिए कि प्रबंध के सिद्धांत भी ऐसे हैं जो परिणामों का पूर्वानुमान करने की क्षमता रखते हैं, और उसी के मार्गदर्शन में प्रबंधक लोग अपने कार्यों को करते हैं, अपने व्यवसाय की समस्याओं का निवारण करते हैं, हल करते हैं। पता है कि इस सिचुएशन पे ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आदेश की एकता का एक सिद्धांत है। ठीक है, इसमें यह बताता है कि हर हमेशा एक व्यक्ति को एक ही लोग आदेश दे, एक व्यक्ति को 4 लोग आदेश देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है ना, तो हमें पता है कि जब एक व्यक्ति के पास कोई ऑर्डर पहले से है तो उसे दूसरा ऑर्डर नहीं थमाना है, उसका वो ऑर्डर जब पूरा हो जाएगा तभी जाके कोई दूसरा ऑर्डर देना है। ठीक बात, तो ये बताता है कि कैसे समस्याओं को हल करें। ठीक बात, क्लियर है। और ये सिद्धांत कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध की व्याख्या करता है।
कोई भी सिद्धांत, ठीक है, या कोई भी वैज्ञानिक तथ्य, वो दो चीज़ों पे आधारित होता है। एक होता है कारण, ठीक है, और वैसे पूरी दुनिया इसी पे आधारित है। एक होता है कारण, दूसरा होता है परिणाम। बात समझे? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़े ना तो हम पढ़ा पाएंगे नहीं, है ना बात? तो कारण और परिणाम पे ही सारी बातें चलता है। क्लियर है? आप कारण हैं ताकि हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, समझे बात? और आप पढ़ना चाहते हैं, कोई पढ़ा नहीं रहे, तब भी ये सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारी पूरी दुनिया कारण परिणाम पे बैठा हुआ है और सारे सिद्धांत भी इसी के आधार पे काम करते हैं कि ये कारण है, उसके बदौलत ये परिणाम बन के आएगा। अगर ये चीज़ होगा तो उसके द्वारा ये चीज़ घटित होने वाला है, ठीक बात समझे? तो कारण और परिणामों की व्याख्या करता है ये सिद्धांत। उसके साथ ही साथ क्या करता है, तथा इसके अभाव में प्रबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप सोचेंगे कि बिना सिद्धांत पढ़े ही हम प्रबंध का पूरा कर लें और पूरा प्रबंध समझ लें, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रबंध केवल कला नहीं है, प्रबंध सिद्धांत भी है, प्रबंध विज्ञान भी है। अगर हम सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्रबंध पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा। हम प्रबंध को भले ही अच्छा कर लें अपने जो है गॉड गिफ्टेड टैलेंट से, क्योंकि प्रबंध जो है एक जन्मजात प्रतिभा भी है, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट से भले ही अच्छा कर ले, लेकिन हम सिद्धांत बिना पढ़े उसका पूर्ण ज्ञान नहीं जान पाएंगे कि भाई प्रबंध में क्या क्या चीज़ें छिपा हुआ है, प्रबंध किस प्रकार से चीज़ों को करता है, ठीक बात समझे? क्लियर है? ये बात समझ में आया? अब इसी परिभाषा पे कुंज एवं ओडोनेल ने भी कुछ अपना विचार रखा है। तो कुंज एवं ओडोनेल ने किस तरह से प्रबंध की परिभाषा दिया, प्रबंध की सिद्धांत की परिभाषा दिया, ये देख लीजिए। इन्होंने बोला कि प्रबंध की सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं। हमने बोला था ना कि सिद्धांत बनने के लिए क्या होना चाहिए, अधिकांश लोग उसको माने, उसके साबित करना चाहिए, है ना बात? उसे साबित किया जाता है और उसे आधारभूत जो है मतलब उसे समानता ज़्यादातर लोग माने। तो यही बात यहाँ पर भी है कि प्रबंध की सिद्धांत क्या है, सामान्य वैधता। सामान्य वैधता का मतलब समझ रहे हैं कि समानता लोग इसको मानते हो, ठीक है। समान वैध किसको कहते हैं, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, ठीक बात? तो समान वैधता यानी ज़्यादातर लोग इसे मानते हो और उसी के आधार पर आधारभूत सत्य है, यानी बेसिक ट्रुथ है, एकदम फंडामेंटल सच है कि भाई ये चीज़ होना है, इस प्रकार से घटित होगा, ठीक है जो प्रबंध की क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखता है, ठीक है। ऊपर वाला बात इसमें भी आ गया। प्रबंध के सिद्धांत में क्या ताकत है कि वो प्रबंध की परिणामों के पूर्वानुमान लगा सकता है। हम ये चीज़ करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट बन के सामने आएगा, ये पहले से अगर प्रबंध का सिद्धांत पढ़े हैं तो हमारे पास ये नॉलेज आ जाएगा कि इस घटना के घटित होने से ये परिणाम मिल सकता है, ठीक है। तो उसको क्षमता रखते हैं और वही क्षमता रखने वाला चीज़ क्या हमारा जो है सिद्धांत कहलाता है प्रबंध का। क्लियर बात समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि प्रबंध के सिद्धांत का जन्म किस किस पद्धति के द्वारा होता है। दो पद्धति के द्वारा होता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, बस इसीलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। लिखा क्या है, प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन अथवा प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम यानी उसका जन्म। कैसे प्रबंध के सिद्धांत आए और कैसे उसका जन्म हुआ, तो दो तरीके से हुआ। एक व्यक्ति ने जो है अवलोकन के द्वारा किया था, एक व्यक्ति ने प्रायोगिक रूप से किया था, यानी प्रैक्टिकल उसको साबित करके किया था, ठीक है। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत दो प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया, पहला हो गया अवलोकन द्वारा। अवलोकन द्वारा का मतलब ऑब्जर्वेशन, आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को, उसके ऊपर फैक्ट्स जुटाया और देख रहे हैं कि वो फैक्ट्स जो है अधिकांश समय सही साबित होता है, तो फिर क्या हो जाता है, उस पर आपने कोई सिद्धांत दिया और ज़्यादातर लोग उस सिद्धांत को मान लेते हैं, तो ये सिद्धांत बनता है अवलोकन द्वारा सिद्धांत। आप समझे? क्लियर है? जैसे हमारी जितनी भी पौराणिक मान्यताएं हैं, पुरानी चीज़ें जो भी मान्यता चली आ रही है पुराने समय से, वो सारी की सारी मान्यताएं लोगों ने क्या किया, लोगों ने खुद ही स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अवलोकन हुआ, लोगों ने देखा। जैसे बहुत लोग तिल का फल बताते हैं कि इस जगह पे तिल है तो क्या कैसा व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है ना बात, ये बताते हैं। तो ये क्या, ये सिद्ध थोड़ी ना है, ये सिद्ध नहीं है। लोगों ने ऑब्जर्व किया और एक सिद्धांत बना दिया कि भाई इस जगह पे तिल रहेगा तो ऐसा व्यक्ति होगा, उस जगह पे तिल रहेगा तो ऐसा व्यक्ति होगा। आप लोग को पता है ना बात, इस प्रकार के आपके घर में बात जरूर होता होगा, 100% होता होगा। तो ये किसी ने प्रूफ नहीं किया, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिद्धांत बनाया, ठीक बात। इसी तरह प्रबंध में भी बहुत से सिद्धांत हैं। हमारे एक व्यक्ति थे, हम बार बार नाम उनका इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें आगे बताना है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आगे पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, उन्होंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के जरिए, जब वो मैनेजमेंट का काम संभाल लेते हैं तो मैनेजमेंट का काम संभालते संभालते उन्होंने एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक सिद्धांत लिख दिया, ठीक है। तो आपके जो है इस प्रकार से क्या बने, प्रबंध के सिद्धांत बन गए। तो हमारा प्रबंध का सिद्धांत एक अवलोकन के द्वारा बनता है और दूसरा प्रयोग के द्वारा भी बनता है। और भाई सिद्धांत में मैक्सिमम सिद्धांत जो है प्रयोग के द्वारा ही बनता है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा जब सिद्धांत बनता है तो उसको नकारा जा सकता है, लेकिन प्रयोग के द्वारा जो सिद्धांत बनता है, प्रूफ के द्वारा प्रैक्टिकल करके जो सिद्धांत बनता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो सिद्धांत बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक बात समझ में आ गया, याद रखिएगा, दोनों तरीके से बनता है।
अब बात करते हैं हमारे प्रबंध के सिद्धांतों की अपनी क्या क्या विशेषता है या तो उसका लक्षण है। देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं या लक्षण इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक बात, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है, सार्वभौमिकता। एकदम याद रखेगा कि हमारा जो प्रबंध का सिद्धांत है वो प्रबंध की तरह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जो हर जगह विद्यमान होता है, हर जगह मौजूद होता है, हर जगह वो प्रयोग होता है। तो सिद्धांत है उसका यूज करने की बात है, यानी प्रबंध के सिद्धांत ऐसे सार्वभौमिक है कि जहां जहां प्रबंध है, जिस जिस जगह प्रबंध होता रहता है वहां पर प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग हो सकता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक बात, तो यही सार्वभौमिकता है, हर जगह उसका प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है, हर जगह वो यूज हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा बात है सामान्य दिशा निर्देश। सामान्य दिशा निर्देश का मतलब हमने यही आपको समझाया, क्या समझना है आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो दिशा निर्देश है वो जनरल है। जनरल का मतलब देखिए क्या होता है कि हमारे जो है दो प्रकार की चीज होता है, एक होता है सामान्य और एक होता है एकदम पक्का करना ही करना है। जैसे एक होता है नियम और एक होता है निर्देश। निर्देश आपको बताया गया कि इस तरह से करो, और नियम में आपको बताया गया इस तरह से करो, आपको करना ही करना है। अगर नियम तोड़ेंगे तो आपको क्या दंड होगा, या आप बहुत ज़्यादा उस फंस जाएंगे। लेकिन अगर निर्देश तोड़ देते हैं तो कोई दंड नहीं होता। तो यहाँ सिद्धांत जो है सामान्य दिशा निर्देश है, कोई नियम नहीं है। ठीक बात समझे, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी पढ़ने का हमने तरीका समझिएगा कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रहा है, ऑफलाइन पढ़ाई भी हो रहा है। अभी भी अधिकांश बच्चे जो है, क्योंकि ऑनलाइन अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी अधिकांश बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने जो है कोचिंग में ऑफलाइन या स्कूल के टीचर या स्कूल में ही टीचर से या कहीं पे घर पे होम ट्यूशन लगा के इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये सामान्य रूप से पढ़ने का एक जो है नियम कानून है। ठीक है, लेकिन क्या उसी तरीके से केवल सफलता मिलेगा? अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सफलता नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ देखिए 3 साल से हम कितना जो है कितने बच्चों को टॉप कराएं, कितने बच्चों को सफलता दिलाएं। तो ऑनलाइन तरीका भी एक तरीका है। आपने उस सामान्य दिशा निर्देश को छोड़ करके दूसरे तरीके से पढ़ना स्वीकार किया और उससे भी सफलता मिल सकता है। यहाँ पर यही समझना है कि आप प्रबंध के सिद्धांत जो कहता है, आप अगर उसको मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मान करके उसी काम को दूसरे तरीके से करते हैं तो उसमें भी सफलता आ सकता है। लेकिन सिद्धांत में क्या होता है कि पता है कि इस चीज से करेंगे तो ये फायदे होंगे, वो पहले से पूर्वानुमान बता देता है। ठीक है, तो यही इसके फायदे हैं। यानी निर्देश ना मानने से आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, जो भी उसका प्रयोग, जो भी उसका फायदा होने वाले वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये है कि हमारा ये प्रबंध का सिद्धांत जो है सामान्य दिशा निर्देश का काम करता है। ठीक है, और सार्वभौमिकता तो समझ में आया कि वो हर जगह यूज हो रहा है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभ्यास एवं प्रयोगों पर आधारित। ऊपर ही हमने बताया ये बात कि हमारा प्रबंध के सिद्धांत ना 2 तरीके से बनते हैं। एक अभ्यास से, यानी करते 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 हमें पता चला कि इस चीज़ को करने से ऐसा होता है, हमने सिद्धांत बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से होता। और एक होता है प्रयोग, लैब में बैठा, काम किया, रिजल्ट निकला, सिद्धांत बन गया। ठीक है, लैब में बैठने का मतलब जरूरी नहीं कि लैब ही में प्रयोग इंसानों पे भी होता है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रयोग होते हैं, मनोविज्ञान जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आदमियों पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो उस तरीके से। और प्रबंध के सिद्धांत भाई मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के की जाने वाले क्या है, मानवीय क्रिया है, तो इसका भी प्रयोग मनुष्य पे होता है, साइकोलॉजिकल असर। उस प्रयोग को करने के बाद जो है आपने सिद्धांत बना दिया कि ऐसा करने पे इस प्रकार से घटनाएं घटित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा हताश है, थोड़ा निराश है, आप उसके काम में जो है पैसा जोड़ दीजिए कि भाई 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हें इतना रुपया और मिलेगा, तो 1 घंटा और लग के वो काम कर लेगा। लोगों को पता है, ये एक प्रयोग हो गया, है ना बात। एक सिद्धांत बन गया कि किसी भी व्यक्ति के अगर मेहनताना बढ़ा दिया जाए या उसे जो है इंसेंटिव्स दे दिया जाए तो वो काम और मेहनत के साथ करता है और लगन के साथ करता है, मस्त होके करता है। ठीक बात समझे, क्लियर है। तो यही चीज हमारा जो है प्रबंध के सिद्धांत जो है ये दोनों प्रकार से बनते हैं, अभ्यास पर भी आधारित है और प्रयोग पर भी आधारित है। फिर अगले बात लोचशीलता। लोचशीलता इसलिए है क्योंकि हमने बोला ना कि ये सामान्य दिशा निर्देश है, जो भी सामान्य दिशा निर्देश होगा उसमें लोचशीलता होगा। लोचशीलता का मतलब ये जो है एकदम कठोर नहीं है कि एकदम मानना ही मानना है, लोचशील है। आप चाहें तो जितना भी सिद्धांत है उसमें से कुछ सिद्धांत प्रयोग करें, कुछ सिद्धांत को छोड़ दें। आप चाहें तो कोई नया सिद्धांत खुद ही बना दें, नया सिद्धांत रख दें। ठीक है, यानी सिद्धांत प्रबंध के घट बढ़ सकते हैं, फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ा के, घटा के, छोड़ के, और जितना मन उतना लेके इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये लोचशील है। ठीक बात समझे। लोचशील का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हैं ना, कि घटाना बढ़ाना जिसको किया जा सकता है लोचशील है। यहाँ पे भी घटाया बढ़ा जा सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीमित उपयोग। हमने बोला ही ना कि भाई इस सिद्धांत का प्रयोग एकदम कठोर नहीं है, कानूनी रूप से वैध नहीं है, एकदम फिक्स नहीं कि आप करना ही करना है। सीमित उपयोग है, आप चाहें तो किसी चीज़ में इसका प्रयोग करें, किसी चीज़ में ना करें। और ये सिद्धांत एक समान, जो भी चीज़ें सामान्य होगा वो कुछ ही हिस्सा बताता है, पूरा ब्यौरा नहीं है एकदम कि प्रबंध इसी तरह से करिए आप प्रबंधक बन गए। नहीं, प्रबंधक के लिए आपका खुद का एक्सपीरियंस, खुद का जो है नॉलेज वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान ले लिए और प्रबंधक बन जाएंगे ऐसा नहीं है, ये सीमित है। ठीक है,
पूरा कंप्लीट प्रबंधक बनने के लिए आपको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ जो है अनुभव भी होना चाहिए। खुद प्रैक्टिकल में उतर के खुद जो है प्रबंध करके आप सीखेंगे, तब जाके आप अच्छे प्रबंधक बन जाएंगे। इसीलिए इसका प्रयोग जो है सीमित है, केवल एक नॉर्मल ज्ञान आपको देता है ये बात। ठीक, बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, कारण और परिणाम संबंध, ये बात हमने परिभाषा में भी समझाया, तो अच्छे तरीके से आपको पता है कि ये सिद्धांत जो है कारण और परिणाम पे चलता है कि इस चीज़ को करोगे तो इससे ये परिणाम बनेगा। ठीक है, तभी ये परिणामों का पूर्वानुमान लगा लेता है कि इस कारण से अगर कोई घटनाएं घटित होता है तो उसका ये रिजल्ट बन के सामने आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, व्यवहारवादी स्वरूप। व्यवहारवादी स्वरूप है ही, ठीक है, आप इसे व्यवहार में ला सकते हैं आराम से। इसे अपने जो है, व्यवहार का मतलब क्या होता है, जो आप काम करें उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप प्रबंध कर रहे हैं तो इसे प्रयोग कर सकते हैं किसी प्रकार की संस्था हो, छोटा संस्था हो, बड़ा संस्था हो, किसी भी साइज का संस्था हो, कहीं का भी संस्था हो, अपने देश का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, हर जगह इस संस्था में इस प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है। एक तो सार्वभौमिक आपने पढ़ाई, और व्यवहारवादी भी है, यानी सबके व्यवहार में ही आ सकता है आसानी से। ठीक, बात समझ में आया, क्लियर है। तो अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना, लक्षण और विशेषताएं समझ लिया हम लोगों ने, आ से समझ लिया, और किस प्रकार से उद्गम हुआ ये समझ लिया। सबको बढ़िया समझ में आया तो एक बार फटाफट कमेंट कर दें। ठीक है।